बताइए, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं क्या कहलाती है? ग्रुप ए से बताइए, फिर से बोलते हैं। अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? सही है, रेपो रेट। अगला बताएगा ग्रुप बी से। ग्रुप बी से बताएगा, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है क्या कहलाती है? हाँ सही है, बैंक दर। अगला बताइए ग्रुप ए से। बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? ग्रुप ए से, बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाली ब्याज दर को क्या कहा जाता है? बचत बैंक दर, पास बोलेगा तो हाँ सही है, जमा दर। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से। अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी ऋण प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। अगला बताएगा ग्रुप ए से। किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है क्या कहलाता है? फिर से बोले, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नगद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है क्या कहलाता है? पास। हाँ ठीक है, SLR। हाँ SLR कहलाता है, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से। माइक्रो फाइनेंस को विनियमित विकास के लिए कौन नियामक निकाय, किसे नियामक निकाय बनाया गया है? हाँ ठीक है, नबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नबार्ड। अगला बताएगा ग्रुप ए से। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई? हाँ सही है, 1 फरवरी 1964। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मुंबई में। अगला बताएगा ग्रुप ए से। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी इरडा का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, हैदराबाद में। अगला बताएगा ग्रुप बी से। किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है क्या कहलाता है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म बोलिए। CRR का फुल रूप? ठीक है, आपका CRR सही है, कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, नगद आरक्षित अनुपात। हाँ ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताएगा, वाणिज्यिक बैंक RBI को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे और इससे बैंक की तरलता में बढ़ोतरी होगी या कमी आएगी? ग्रुप ए से फिर से सुनिए, वाणिज्यिक बैंक RBI को अल्पकालिक ऋण अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएंगे,
इससे बैंक की तरलता में कमी आएगी या अधिक होगी? नहीं, कमी आएगी। हाँ, कमी आएगी। ठीक है, यस या नो। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताइए। बताएगा LIC की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1956। अगला बताएगा ग्रुप ए से, वर्तमान समय में LIC के कितने जोनल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत हैं? ग्रुप ए से। ठीक है, 7 जोनल कार्यालय और 100 क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई? पासबुक सही है, 17 मार्च 1997। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा RBI ने PLR आधारित उधार देय प्रणाली के स्थान पर कब से आधार प्रणाली लागू किया है? सही है, जुलाई 2010। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताएगा बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर के वृद्धि करने के प्रभाव का कैसा प्रभाव पड़ेगा? फिर से सुनिए, बैंक दर में कमी करने पर बैंक दर के वृद्धि करने के प्रभाव का कैसा प्रभाव पड़ेगा? सही है, ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी बैंक ऋण अधिक लेंगे, बैंक के पूंजी की मात्रा बढ़ेगी और तरलता में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि और कमी का प्रभाव किसके समान होता है? हाँ, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि या कमी का प्रभाव किसके समान होता है? रेपो रेट। पास, बोलिए इधर। हाँ, यही सब में बताना है। उसमें मतलब दर में कमी वृद्धि, किस दर में कमी या वृद्धि। ठीक है। हाँ, किस दर से कमी या वृद्धि से क्या हो जाता है? फिर से सुनिए, इसको सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि या कमी का प्रभाव किसके समान होता है? नहीं समझ में, तो बैंक रेट होगा। हाँ, ठीक है, बैंक दर, हाँ बैंक दर में वृद्धि या कमी के समान ही होता है। उसमें भी होगा सर, ठीक है, तो बैंक रेट दोनों में होगा। वही तो कह रहे हैं, वैधानिक में भी करेगा तो अच्छी हो जाएगा। सही है ना, बैंक दर में वृद्धि और कमी के प्रभाव पर ही वैधानिक तरलता का अनुपात समान होता है। ठीक है, इसमें दोनों सही है। रेपो रेट सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बाजार में तरलता की कमी होने पर ब्याज दरों में क्या होगा? वृद्धि या कमी? तरलता की, फिर से सुनिए, ब्याज में तरलता की कमी होगी तो परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में क्या होगा? सही है, ब्याज दरों में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला बताइएगा, उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट आएगी तो मांग में क्या प्रभाव पड़ेगा?
उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट आएगी तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही है, मांग में गिरावट आएगी। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से। अगला बताएगा रिवर्स रेपो दर में कमी होने पर बाजार में तरलता क्या होती है, कमी या वृद्धि? यही तुम्हें बताना है। रेपो रेट में यदि कमी होती है तो बाजार में तरलता में क्या होती है, वृद्धि या कमी? वृद्धि होगी। हाँ, कमी नहीं। हाँ, रेपो रेट में यदि कमी होगा तो बाजार रेट में क्या होगा, वृद्धि होगा। ठीक है, अगला बताइएगा। बताइएगा यूटीआई यानी कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार किसे दिया गया है? चार को कौन कौन? एलआईसी हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई। बिल्कुल, 25%। हाँ बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा बताइए दिसंबर 2011 में एलआईसी की चुकता पूंजी 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया गया? हाँ सही है, 100 करोड़ कर दिया गया। बताएगा किसी भी बैंक के लिए वह ब्याज दर जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने के लिए तैयार है, वह कौन सा रेट है? फिर से सुनिए, किसी भी बैंक के लिए वह ब्याज दर जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने के लिए तैयार होते हैं। पीएल हाँ पीएलआर सही है, पीएलआर। ठीक है, अगला बताइएगा। अगला बताइएगा बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था की जाती है? जमा कर लेता है सर इतना करोड़। हाँ तो वही बताना है, मतलब उसका शब्द कौन सा शब्द के अंतर्गत आएगा वो। बैंकों को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा कैसी व्यवस्था की गई है? शब्द को बोलिए, वही समय बताना है आपको। सीआरआर, एसएलआर, ऐसे में बैंक दर, पीएलआर, बेस रेट। हाँ अपने पास रखता है रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है बैंकों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए। बैंक अपने पास रखता है कि अपने पास भी रखता है। सोना है वो रखता हाँ सोना रहता है और कैश भी रहता है। ठीक है, एसएलआर। ठीक है, एसएलआर 18.5%। ठीक है। मतलब कि जो भी जितना भी पैसा है बैंक उसका 3% देगा आरबीआई को, और जितना भी पैसा उसका 18.5% कैश या फिर अधिक करेंसी के रूप में अपने पास रख सकते हैं। गोल्ड में, कैश में, विदेशी करेंसी में। चलिए अगला बताइएगा कोई भी बैंक किससे निजी दर पर किसी को उधार नहीं देगा? रुपए दर है, दर है ना। हाँ हाँ, आधार दर प्रणाली, बेस रेट। हाँ, इससे कम दर पर उधार नहीं दे सकता है। ठीक है,
बताइएगा अगला क्वेश्चन ग्रुप बी से बताइएगा, आवास ऋण के मामले में कितना लाख रुपए तक को माइक्रो फाइनेंस कहा गया है? माइक्रो फाइनेंस हम्म कितना लाख का? हम्म 1.5 लाख। ठीक है, हाँ 50,000 से 1.5 लाख है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 145, प्रमुख वित्तीय संस्थाएं भारत में मुद्रा पत्र मुद्रा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए, स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह। आर्यभट्ट। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहां से किया गया? हाँ सही है, हाँ सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, और यान किस यान से प्रक्षेपित किया गया था? हाँ ठीक है, इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्य की विधि कितना माह निर्धारित की गई थी? सही है, 6 माह निर्धारित की गई थी, पर कब तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया आर्यभट्ट? सही है, 1980 तक। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में सामान्यतः कितना से कितना किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं? निम्न भूकक्षीय कक्षा, हाँ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। हाँ 200 से 600 किलोमीटर। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय कक्षीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई पर कार्य करते हैं। कितना से कितना रेंज की ऊंचाई पर? सही है, 500 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी जियो साइक्रोनस सैटेलाइट, ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? सही है, 36,000 किलोमीटर। अगला बताएगा ग्रुप ए से, दीर्घवृत्तीय मोलानिया कक्षा यानी लॉन्ग एलिप्टिकल मोलानिया ऑर्बिट में कितना किलोमीटर से लेकर कितना किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इस वर्ग में आते हैं? 504 से 39,834। ठीक है, किलोमीटर। अगला बताएगा ग्रुप बी से, प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? सही है, 1979। हाँ 79, 7 जून 1979। ठीक है, बताएगा भास्कर फर्स्ट को पृथ्वी से कितना किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया? सही है, 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी से। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हाँ ग्रुप बी से बताइएगा, भास्कर फर्स्ट के संशोधित प्रतिरूप भास्कर सेकंड को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से कब पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया? सही है, हाँ ठीक है, 20 नवंबर 1981। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा कितना उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं? सही है, 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन बना? ग्रुप बी से भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा, ठीक है, प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह कौन बना? उपग्रह कौन है? हाँ सही है, रोहिणी RS-1। हाँ रोहिणी RS फर्स्ट, ठीक है, नहीं फर्स्ट, फर्स्ट है, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, अगला बताएगा भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया? सही है, एप्पल, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को कब फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भूस्थिर कक्षा में लगभग 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया? बोलेगा बोलिए, ठीक है 81 सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताइएगा अगला क्वेश्चन। विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला, इस श्रृंखला का उद्देश्य कितना से कितना किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था? फिर से सुनिए इसको, विस्तारित रोहिणी श्रृंखला उपग्रह श्रृंखला, इस श्रृंखला का उद्देश्य कितना से कितना किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था? सही है, 100 से 150 किलोग्राम, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, ASLV का पूर्ण रूप क्या है? ASLV, हाँ सही है, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ना, जिसे संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यानी इसी को कहते हैं हिंदी में ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को। अगला बताएगा ग्रुप ए से, भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह यानी IRS का विकास किया गया है। IRS का पूर्ण रूप बता दीजिए ग्रुप ए से। इंडियन रेडियो रिमोट IRS, इंडियन रिमोट सेंसर। IRS का पूर्ण रूप, IRS तो इसमें एक ही एस है, लेकिन 2 बार एस का फुल फॉर्म बोलना है, बोलिए। अच्छा बोलिए ग्रुप बी से, बोलिए देखते हैं। ठीक है देखते हैं, ग्रुप बी से बताइए। हाँ हाँ सेंसिंग, हाँ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। आगे इसमें पड़ेगा पेज नंबर 280, हाँ इंडियन रिमोट सेंसिंग, पेज नंबर 280 पढ़ लीजिएगा। अगला बताइए ग्रुप बी से, सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? सही है, ठीक है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अगला बताइए ग्रुप ए से, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने कितना बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है? हाँ 2/3, हाँ 2/3, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से,
सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। प्रक्रिया संबंधी मामलों के निर्णय के लिए 15 में से कितना सदस्य द्वारा सकारात्मक मतदान करना आवश्यक होता है? सही है, 9, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य देशों का सकारात्मक मत आवश्यक है। हाँ, एकदम पॉजिटिव देना ही है। ठीक है, हाँ खत्म हो जाएगा। अगला बताएगा ग्रुप ए से 5 अस्थायी सदस्य देशों की सहमति को महान शक्तियों की आम सहमति और किस शक्ति के नाम से जानते हैं? सही है, हाँ, निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किस देश ने किया है? ठीक है, सोवियत संघ ने। सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम कब किया था? किस प्रश्न पर किया था? कौन प्रश्न? चलिए पास। रोडेशिया, रोडेशिया देश के प्रश्न पर। हाँ, रोडेशिया देश है। ठीक है, हाँ। माइनस नहीं दे रहा है। चलिए अगला बताएगा ग्रुप बी। अब बड़ी हल्ला करते हैं आप लोग। हल्ला नहीं कीजिए इतना, हल्ला नहीं कीजिए। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। वर्तमान में आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? बोलिए। सही है, 54। अगला बताइए ग्रुप ए से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ठीक है, 3 वर्ष का होता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से यूएनएचआरसी के अस्तित्व में आने के बाद इसमें प्रथम याचिका किसने दायर की थी? ठीक है, म्यांमार के लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की। ठीक है, हाँ, नोबेल पुरस्कार विजेता है 1991 में। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किस प्रश्न पर किया था? हाँ सही है, हाँ, 1972 में बांग्लादेश की विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बैठकें वर्ष में 2 बार होती है। कब कब और कहाँ कहाँ, दोनों बताना है, कब कब कहाँ कहाँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, अप्रैल में न्यूयॉर्क का, जुलाई में जिनेवा। ठीक है, सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, अस्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा करती है। कुछ आयोग का नाम बताइए, कौन कौन है? कुछ कम से कम 2 एटलीस्ट बताइए। 3 गो है। सामाजिक आयोग, आर्थिक सामाजिक आयोग तो पूछे रहे। हाँ, उसी में से अलग है। सब होगा WTO, WH। हाँ सही है, यूनिसेफ है, एक और है यूनिसेफ के, और तो यूनि आर्थिक सहयोग करके पूछे। हाँ, आर्थिक और रोजगार आयोग। ठीक है, और दूसरा जनसंख्या और यातायात आयोग और यूनिसेफ। यूनिसेफ, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, शांत रहिए। यह आर्थिक और रोजगार आयोग, जनसंख्या और यातायात आयोग और संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष यानी यूनिसेफ, इसी को कहते हैं। ये 3 गो है। ठीक है, नहीं है, वो अलग है। ठीक है,
चलिए शांत रहिए। अगला बताइए ग्रुप बी से। उससे ज्यादा जान आधा तो पता नहीं। बताएगा जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया है ऐसे राष्ट्र कौन कौन है? 4 गो है सर। हाँ। यूएसए है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन। हाँ बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से। पर न्यास परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य जिनके पास कोई न्यास क्षेत्र नहीं है कौन कौन है? बताइए ग्रुप ए से। कौन कौन से? हाँ बताइएगा। सुरक्षा परिषद के ऐसे अस्थायी सदस्य देश कौन है जिनके सदस्य शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है? हाँ तीन गो है। हाँ चीन, रसिया और फ्रांस। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। पर न्यास परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ग्रुप बी से। पर न्यास परिषद में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बोलेगा। हाँ आप ही लोग का 15 से नीचे है। 12। ठीक है। चलिए अगला बताए ग्रुप ए से। अमेरिका अमेरिका द्वारा प्रशासित प्रशांत द्वीप पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही परिन्यास परिषद के कार्य लगभग समाप्त हो गए। कब? सही है। हाँ 1994, नवंबर 1994। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को कौन निपटाता है? सचिवालय। ठीक है। सचिवालय निपटाता है। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। ग्रुप ए से बताइएगा सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? सही है। हाँ महासचिव होता है। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। महासचिव को महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर कितना वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है? हाँ तो 5 ही है। 5 ही है। हाँ 5 वर्ष के लिए। ठीक है। दोबारा भी कर सकते हैं। हाँ दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। क्रम पूछ दिया सर, बड़ी पूछता है क्वेश्चन। इसका कौन सा देश है? 10 को ऊपर 3 को नीचे 3 को। अच्छा ठीक है पूछ देते हैं। बार बार रिवीजन कर लीजिएगा हो जाएगा। ठीक है। चलिए बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? ठीक है। कहाँ के? नॉर्वे के। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप बी से। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई? सही है। डैग हैमरशोल्ड। ये स्वीडन के हैं। ये दूसरे क्रम के थे। डैग हैमरशोल्ड है ना दूसरे क्रम के है ना। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। बताइए तीसरे महासचिव जो कि म्यांमार के हैं नाम क्या है उनका? हाँ यू थॉन्ट। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। कौन से ऐसे पहले महासचिव हुए जो लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किए? ग्रुप बी से। तो हो ही तो गया। चारे कौन बात है? बोलेगा। चलिए बोलिए इधर से। क्रम हम बताते हैं चौथा है। ठीक है। यह है कुर्त बल्दीहिम। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। कुर्त वाल्दीहिम ये चौथे क्रम के हैं। अगला बताइएगा 5वें महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के 5वें महासचिव।
बोलेगा। हाँ, ये पेरू का है, बताइए। यह जेवियर पेरेज कुयार है ना, जेवियर पेरेज कुयार, जेवियर पेरेज द कुयार। अगला बताइए ग्रुप बी से छठे क्रम के महासचिव कौन है? बोलिए, छठा पढ़े तो है आप, बोलिएगा इधर से। छठा पढ़े? हाँ पढ़े। आप बोले नहीं, लास्ट 3 पढ़े, अब ऊपर से 3 पढ़े, तो 9 को है टोटल। हाँ 9 को है, बोलेगा इधर से, बोलिए। कॉफी है ना? गलत है। कैसे होगा सर? लास्ट 3 को वही है, ये तो कॉफी तीन को है सर। छठा छठा, वो 8 9 10 आठवां। कॉफी है ना? छठा जो है बुत्रस बुत्रस घाली, ठीक है। हाँ बुत्रस बुत्रस घाली, ये मिस्र के हैं, ठीक है। और 7वां क्रम के हैं, जब 9 से जाएगा 9 8 7 तो तीसरा तो 7वां होगा ना। तो वही 7वां कॉफी है। हाँ गड़बड़ा गया। अरे ठीक है, तो छठा बुत्रस बुत्रस। अगला बताएगा 7वें क्रम के तो कोफी अनन हो गए, कहाँ के हैं? तो सही है, घाना के हैं। अगला बताइए ग्रुप बी से 8वें जो है महासचिव कौन है? ठीक है, बान की मून। और बताएगा ग्रुप ए से 9वें कौन है और कहाँ के हैं? ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल के हैं, ठीक है। यह है दक्षिण कोरिया, हाँ दक्षिण कोरिया के बान की मून, हाँ दक्षिण कोरिया के, ठीक है। आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 296 विविध में, पढ़ लीजिएगा, खाली क्रम पढ़ लीजिएगा ना। और किस देश का पूछता है? हाँ कितना लगेगा? चलिए बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब से कब हुआ? हाँ ठीक है, हाँ 24 अगस्त से 5 सितंबर, ठीक है। चलिए शांत हो जाइए, हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा अगला क्वेश्चन, 16वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का मॉस्कट क्या है? शुभंकर, सोमाइटी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, हाँ सोमाइटी सही है, मॉस्कट मॉस्कट शुभंकर, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, टोक्यो पैरालंपिक का मोटो क्या है? सही है, यूनाइटेड बाय इमोशन। अगला बताइए ग्रुप ए से, पैरालंपिक 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का बताइएगा उद्घाटन समारोह का थीम क्या है? सही है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, टोक्यो पैरालंपिक में कुल कितने देश शामिल हुए? सही है, 162, ठीक है। बताइएगा ग्रुप ए से, कुल खेलों की संख्या कितनी? 22, सही है। ग्रुप बी से बताइएगा इस बार टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेलों को शामिल किया गया, कौन कौन? ठीक है, बैडमिंटन और ताइक्वांडो, सही है। बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा पहली बार टोक्यो में पैरालंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? हाँ सही है, 1964 में, ठीक है 1964 में नहीं, 1964 में हुआ, फिर उसके बाद दूसरा बार 2021 में, मतलब एशिया का ऐसा पहला शहर है जहाँ 2 बार है ना एशिया में आयोजित हुआ था, ठीक है। हाँ दोनों साथ तो होता है, ओलंपिक होता है उसके जस्ट बाद पैरालंपिक हो जाता है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया, कौन कौन?
हम बोले हाँ सेंट विसेंट और ग्रेनाडीनेस। हाँ ग्रेनाडीनेस। ठीक है, एक बार फिर से बोल लेते हैं। भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे, ग्रेनाडीनेस। अगला बताइए ग्रुप ए से, कुल कितने देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया? सही है, 21। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन, किसने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता? हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई साइकिलिस्ट है पीज ग्रेको। हाँ पीज ग्रेको, ठीक है। हाँ हाँ सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, पैरालंपिक खेलों में भारत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइएगा थीम गीत कर दे कमाल तुम किसके द्वारा रचित और गाया गया? हाँ संजीव सिंह द्वारा, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ियों की संख्या? 54, ठीक है। बताइएगा ये 54 जो खिलाड़ी थे कुल कितने खेलों में हिस्सा लिए? सही है, 9 खेलों में हिस्सा लिए। बताइएगा इसमें पुरुष और महिला क्रमशः कितना थी? ठीक है, 40 पुरुष और 14 महिला। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? हाँ जे थे वही बोलिए, हाँ सही है। किस खेल से संबंधित है? हाँ सही है, जेवलिन थ्रो। और अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन नहीं बन पाए? सही है, मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, अवनी लेखरा निशानेबाजी। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज कौन बने? ग्रुप बी से 2 गो है। टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बने? हाँ सही है, हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा। हाँ विवेक चिकारा, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाँ पलक कोहली 19 वर्षीय है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने पैरा कोनोइंग यानी नौकायान में भाग लिया? बोलिए, फिर से बोले। बताइएगा भारत की पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने पैरा कोनोइंग यानी नौकायान में भाग लेने वाली पहली खिलाड़ी? ठीक है, प्राची यादव। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा अगला क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? सही है, हाँ भाविना बेन पटेल, टेबल टेनिस। सही है, रजत पदक, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? सही है, अवनी लेखरा 10 मीटर एयर राइफल में। अगला बताइए ग्रुप ए से, भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया पैरालंपिक में, कुल कितना मेडल जीता है? 19 को। ठीक है, आप बताइए ग्रुप बी से, गोल्ड, रजत, स्वर्ण, रजत, कांस्य। हाँ सही है, 5, 8, 6। सही है, 5 गोल्ड, 8 रजत, 6 कांस्य। सही है। बताइएगा पदक तालिका में भारत का कैमा स्थान रहा?
सही है, पदक तालिका में 24वां स्थान रहा, और जबकि ओलंपिक में था 48वां। और ओलंपिक खेल कैमा क्रम का था? 32वां, और जबकि उसका आधा क्रम में है ये 16वां। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही है, अवनी लेखरा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, किस खिलाड़ी ने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? भारतीय खिलाड़ी। सही है, मनीष नरवाल। मनीष नरवाल, इन्होंने फाइनल में 218 स्कोर किया था। बताइएगा ग्रुप बी से, मनीष नरवाल का संबंध किस राज्य से है? सही है, हरियाणा से। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बैडमिंटन के पुरुष एकल SL3 श्रेणी में कौन स्वर्ण पदक जीते? भगत। हाँ, प्रमोद भगत। हाँ, प्रमोद भगत। ठीक है, वैशाली बिहार से। ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, जेवलिन थ्रो F64 वर्ग में स्वर्ण पदक में 68.55 मीटर भाला फेंकर वर्तमान विश्व रिकॉर्ड की बराबरी किए, नाम क्या है उनका? सही है, सुमित अंतिल। हाँ, सुमित अंतिल का संबंध किस राज्य से है? सही है, हरियाणा सोनीपत। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SS6 में स्वर्ण पदक जीता है? ग्रुप बी से हम SS6 श्रेणी ये बोल रहे हैं, इससे अंतर हो रहा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बैडमिंटन में तो 2 स्वर्ण है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि किस खिलाड़ी ने बैडमिंटन प्रतियोगिता के पुरुष एकल SS6 में स्वर्ण पदक जीता है, और वो जो है प्रमोद भगत जो है SL3 श्रेणी में है। हाँ, ये राजस्थान के जयपुर का है। नाम क्या है उस खिलाड़ी का? बोलेगा। चलिए पास, बोलिए। ठीक है, कृष्णा नागर। सही है, कृष्णा नागर। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए भाविना बेन पटेल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात। गुजरात। कौन सी पदक जीती है? रजत। ठीक है, किस खेल में? का संबंध किस खेल से है? बताइए। सही है, टेबल टेनिस। अगला बताएगा ग्रुप ए से, योगेश कथुनिया का संबंध किस खेल से है? चलिए पास। पास। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, सही है। हाँ, डिस्कस थ्रो है। ठीक है, F60 56 स्पर्धा में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, देवेंद्र झाझरिया का संबंध किस खेल से है, किस राज्य से संबंधित है वो? हाँ, और खेल का नाम भी बताना है। भाला फेंक। ठीक है, माइनस नहीं होगा। चलिए, वो बोल दिया। मेन है कि इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए शांत हो जाइए। चलिए शांत हो जाइए।
देवेंद्र झाझरिया रजत पदक जीते हैं, ठीक है। और ये पैरालंपिक में खास करके जेवलिन थ्रो में सबसे सफल खिलाड़ी हैं विश्व में। हाँ, ठीक है, 3 पदक जीते हैं, ठीक है। पैरालंपिक में सबसे सफल खिलाड़ी है, 3 पदक जीता है। ये रजत है, वो पहले गोल्ड था, अब दोनों को पता नहीं है, लेकिन एक गोल्ड है। और इनका विश्व रिकॉर्ड है, अभी अपने रिकॉर्ड को तोड़े हैं, ठीक है। इनका रिकॉर्ड को दूसरा अभी नहीं कोई तोड़ पाया है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है और कौन सा पदक जीते हैं? हाँ सही है, हाँ रजत पदक यानी सिल्वर सही है, और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किस खेल से है, कौन सा पदक जीते हैं? हाँ ठीक है, ऊंची कूद तमिलनाडु से है, सही है। हाँ बनी नहीं। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइए परवीन कुमार का संबंध किस खेल से है, कौन सा पदक जीते हैं और किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश में है, ग्रेटर नोएडा। चलिए बराबर हो गया, चलिए। हाँ ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइएगा सुहास यतिराज का संबंध किस खेल से है? हाँ, सुहास यतिराज का संबंध किस खेल से है? बोलिए। हाँ रजत पदक जीते हैं, सही है। बैडमिंटन एकल, पुरुष एकल बैडमिंटन, ठीक है, इसमें रजत पदक जीते हैं। और इनका संबंध है कर्नाटक, हासन कर्नाटक। और आईएएस है, ये प्रथम आईएएस है गौतम बुद्ध नगर नोएडा, हाँ पोस्टेड है। ये राज्य है कर्नाटक से, लेकिन पोस्टेड है उत्तर प्रदेश में, ग्रेटर नोएडा। हाँ आईएएस रहते हुए का है ना, कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कर्नाटक, मूलतः कर्नाटक के हैं, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से, उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? ग्रुप ए से। हाँ तो नागरिक सम्मान का नाम बताइए, कौन सा सम्मान है उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? हाँ 16 में तो मिल किया है, पास। बोलिए, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? बोलेगा पास। यह यश भारती, हाँ यश भारती से इन्हें सम्मानित किया गया था 2016 में, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, बताएगा सिंहराज अघाना अधाना का संबंध किस खेल से है और कौन सा पदक जीते हैं ये? हरियाणा से, सही है। हाँ सही है, रजत और कांस्य दोनों, रजत और कांस्य दोनों जीते हैं, हाँ ठीक है। हाँ सही है, 50 मीटर पिस्टल है ना SH1 और 10 मीटर एयर पिस्टल SH1। 50 मीटर हाँ में सिल्वर जीता, हाँ 10 मीटर में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। हाँ दोनों जीता है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, शरद कुमार का संबंध किस राज्य से है, कौन सा पदक जीते हैं और कौन सा खेल है? और खेल खेल हाँ सही है, ऊंची कूद, ठीक है। T42 श्रेणी में कांस्य पदक जीते हैं, T42 श्रेणी। ग्रुप बी से बताएगा हरविंदर सिंह का संबंध किस राज्य से है, कौन सा पदक जीते हैं और इनका खेल का नाम बताना है।
हाँ, हरविंदर सिंह। हाँ सही है, तीरंदाजी हरियाणा से है, कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है, किस राज्य से संबंधित है, कौन सा पदक जीते हैं? ठीक है, रुद्रपुर उत्तराखंड। हाँ, कांस्य पदक जीता है, कौन सा खेल? मनोज सरकार। चलिए पास। जो झाझरिया खेला सेम लग रहा है। हाँ तो गलत है, बोलिए। यह है बैडमिंटन। हाँ बैडमिंटन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित है, कौन सा पदक जीते हैं, किस राज्य से संबंधित है? हाँ हाँ ठीक है, कांस्य पदक जीता है, सही है। हाँ जेवलिन थ्रो, ठीक है, राजस्थान से। ठीक है, हाँ कैटेगरी सेम है, राजस्थान से वो भी है, वो चूरू से है, और ये है करौली से। हाँ करौली राजस्थान से है। ठीक है, सुंदर सिंह गुर्जर। हाँ यह है F46 स्पर्धा में, F46। ठीक है, चलिए अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा पदक तालिका पैरालंपिक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन किस देश को स्थान प्राप्त हुआ? चीन। ठीक है, बताइएगा, चारों पूछेंगे इसमें, और भारत का स्थान तो जानवे करते हैं। बताइएगा ग्रुप बी से, चीन ने कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य जीता? सही है, 96, 60, 51, टोटल 260। दूसरा स्थान किस देश को प्राप्त हुआ, गोल्ड, सिल्वर, कांस्य, तीनों बताना है। दूसरा स्थान 45 को गोल्ड। आगे का पता, टोटल बता। हाँ टोटल बताइए। 194 गलत है। हाँ 124, ठीक है। स्वर्ण है 41, रजत 38, कांस्य 45, टोटल 124। तीसरा स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? सही है, अमेरिका। स्वर्ण, रजत, कांस्य, तीनों बताइए। बिल्कुल सही, 37, 36, 31, टोटल 104। हाँ 104, ठीक है। बताइएगा चौथा स्थान किसे प्राप्त हुआ है पैरालंपिक में? हाँ ठीक है, 36 गोल्ड। हाँ टोटल 118। सही है, 36, 33, 49, गोल्ड 36, रजत 33, कांस्य 49, टोटल 118। ठीक है, चलिए बताइएगा ग्रुप बी से, भारत कैमा स्थान पर रहा, कितना गोल्ड, कितना रजत, कितना कांस्य, टोटल कितना? सही है, 5 स्वर्ण, रजत 8, कांस्य 6, टोटल 19। ठीक है, बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा भारत ने बैडमिंटन में कुल कितना पदक जीता? 4। स्वर्ण कितना, रजत कितना, कांस्य कितना? 1 रजत 1 कांस्य। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा भारत ने निशानेबाजी में कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य जीता? निशानेबाजी में ये जानना, ये हमेशा समझिए, तो जब तक अब अगला ओलंपिक नहीं होता है, जब तक के लिए फिक्स है कि नहीं, कोई भी एग्जाम के लिए। हाँ बताइए, सब बताना है इसमें, इसीलिए तो एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ हाँ टोटल 5 है, सही है। हाँ गोल्ड 2 और 1 रजत और 2 कांस्य, 2 1 2। ठीक है, अगला बताइए ग्रुप ए से, जैवलिन थ्रो में कुल कितना पदक भारत जीता है, स्वर्ण, कांस्य, रजत, तीनों बोलना है। सही है, हाँ 1 1 1 तीनों में, जैवलिन थ्रो में। ठीक है, अब अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ऊंची कूद में भारत कितना पदक जीता है, स्वर्ण, रजत, कांस्य, तीनों बताना है। 4 को जीता है, 3 रजत 1 कांस्य, 3। हाँ सही है, गोल्ड 0। ठीक है, अगला बताएगा तीरंदाजी में कितना स्वर्ण, कितना रजत, कितना कांस्य? ठीक है, हाँ 1 कांस्य। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, टेबल टेनिस में कुल कितना पदक जीता है भारत? एगो। हाँ एगो रजत पदक। और डिस्कस थ्रो में
डिस्कस ग्रुप भी एक एगो। हाँ सही है, रजत पदक दिल्ली वाला सही है, एक। ठीक है, आगे इसमें पढ़ेगा रुटेरिया में पेज नंबर 7-8। शांत हो जाइए। अगला बताइएगा, ग्रुप ए से बताइए, 5 अक्टूबर 2021 को पीएम मोदी ने कईवीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की? सही है, और तीसरी। ठीक है, बताएगा ग्रुप बी से, इस बैठक में कुल 8 परियोजनाओं की समीक्षा की गई जिसकी लागत कितना करोड़ रुपए है? सही है, 50,000 करोड़ रुपया। अगला बताएगा ग्रुप ए से, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को कहां खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? सही है, लेह लद्दाख। ठीक है, बताएगा ग्रुप बी से, यह जो ध्वज था यह कितना फीट लंबा कितना फीट चौड़ा था? हाँ सही है, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से, गुजरात के अहमदाबाद में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई जिसका उद्घाटन किसने किया? सही है, हाँ, उद्घाटन केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया था अहमदाबाद में। अगला बताएगा ग्रुप बी से, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया? सही है, असम के गुवाहाटी में। अगला बताएगा ग्रुप ए से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 अक्टूबर के लाल किले से एनएसजी की अखिल भारतीय कार रैली को रवाना किया जिसे क्या नाम दिया गया? ग्रुप ए से, चलिए पास। बोले ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा, यह है सुदर्शन भारत परिक्रमा। हाँ, सुदर्शन भारत परिक्रमा यह जो है कब समाप्त होगा, डेट बताना है। 2 अक्टूबर को। हाँ सही है, 30 अक्टूबर 2021 को समाप्त होगा। अगला बताएगा ग्रुप ए से, रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग द्वारा किस नाम का आईटी सक्षम भुगतान एवं लेखा प्रणाली विकसित की गई है? ग्रुप ए से, रक्षा मंत्रालय। हाँ ठीक है, हाँ सही है, प्रबल। अगला बताएगा ग्रुप बी से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल करके क्या रखा गया है? सही है, रामगंगा नेशनल पार्क। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने दीपावली के अवसर पर गोबर आधारित दीपक लैंप तथा लक्ष्मी गणेश मूर्तियों को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है? गोबर दीपावली 2021। हाँ, कामधेनु दीपावली 2021 अभियान। देखिए, हाँ ये अभियान कामधेनु एक गाय का नाम था। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, प्राचीन काल में मतलब कि एक ऋषि के पास एक गाय था जिसका नाम था गाय। वो कतनो गति थी, दूध खत्म नहीं होता था। ठीक है, ऐसा। हाँ, अगला बताइएगा ग्रुप बी से, बताइए भारत की पहली ई मछली बाजार ऐप को लॉन्च किया गया है, नाम क्या है उसका? फिश वाले। हाँ, फिश वाले। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस आईआईटी ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के समाधान हेतु ई सोर्स नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया है? पास।
सही है, आईआईटी मद्रास। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। किस बैंक ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित डल झील में फ्लोटिंग एटीएम की शुरुआत की है? सही है, एसबीआई। ग्रुप ए से बताइएगा इससे पहले कब एसबीआई ने केरल में फ्लोटिंग एटीएम खोला था? 2004 में। सही है, 2004। अगला बताइएगा ग्रुप बी से कौन कौन से आईआईटी ने संयुक्त रूप से दुनिया का पहला पौधा आधारित एयर प्यूरिफायर विकसित किया है जिसे अब्रिथ लाइफ नाम दिया गया है? हाँ सही है, आईआईटी रोपड़, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। हाँ दिल्ली विश्वविद्यालय, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से बताइए इस्कॉन के संस्थापक कौन है? ग्रुप ए से। संस्थापक 125 रुपए का सिक्का जारी बोले ग्रुप ए से। राजा महेंद्र गिरी, नहीं श्री करके ही नाम है, उड़ीसा रेंजर महेंद्र गिरी करके। हाँ सही है, एकदम का। बोले पास। चलिए शांत हो जाइए, ठीक है। हाँ कोई एक स्टेप बोलेगा नंबर मिल जाएगा। हाँ सर, तब हम बोले आपके पास हो गया सर। हाँ चलिए, यह श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है ना, श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से किस राज्य ने 100% आबादी का कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सही है, हिमाचल प्रदेश। सही है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसे राज्य पशु घोषित किया है? ठीक है, हिम तेंदुआ, हाँ पैंथर यूनिका को राज्य पशु घोषित किया है, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से लद्दाख ने किसे राज्य पक्षी घोषित किया है? हाँ सही है, काली गर्दन वाली क्रेन, ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए कहाँ एक साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? सही है, पुणे में। अगला बताइएगा ग्रुप बी से इस साइंस सिटी को किसके नाम पर रखा जाएगा? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। अगला बताइएगा ग्रुप ए से तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। डुगोंग क्या है? हाँ सही है, डुगोंग एक समुद्री स्तनपायी जीव है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, शांत हो जाइए। ग्रुप बी से बताएगा प्लास्टिक के पुनः उपयोग तथा पुनः चक्रण के उद्देश्य से भारतीय उद्योग परिसंघ और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के सहयोग से भारत में पहली बार एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, नाम क्या है उसका? बस इंटर प्लास्टिक बैग। हाँ सही है, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। हाँ इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, ठीक है। हाँ अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा किस आईआईटी ने भारत में पहली बार कृषि अपशिष्ट से बने जैविक ईंट से भवन का निर्माण किया है? सही है, आईआईटी हैदराबाद। हाँ अगला बताएगा ग्रुप बी से
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया है? सही है, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। सही है। अगला बताइए ग्रुप ए से, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर योग सड़क का निर्माण बीआरओ द्वारा कहाँ किया गया? सही है, लद्दाख में, है ना। इसकी ऊंचाई कितना फीट है? सही है, 19,300। हाँ, जो लेह को पैगोंग झील से जोड़ता है, और यह किस दर्रा में है? उमलिंगला। सही है, उमलिंगला। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को बढ़ावा देने हेतु 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? सही है, उत्तर प्रदेश। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है? सही है, असम। अगला बताइए ग्रुप बी से, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले पत्रकार के परिवार के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की है? सही है, छत्तीसगढ़। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताएगा ग्रुप ए से, किस कंपनी ने भारत के किसानों को कृषि उपकरण, बीज आदि तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किसान स्टोर लॉन्च किया है? सही है, अमेजन इंडिया। अगला बताएगा ग्रुप बी से, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही है, सितंबर। अगला बताएगा ग्रुप ए से, किस राज्य ने 1 सितंबर से राज्य के लोगों को मुफ्त पानी देने की घोषणा की है? ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के? ठीक है, प्रमोद सावंत। अगला बताएगा ग्रुप बी से, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब से कब शिक्षा पर्व 2021 का आयोजन किया गया? ग्रुप बी से डेट बोलना है। बोलेंगे हम, बोलिए, फिर से क्वेश्चन बोले। शिक्षा मंत्रालय द्वारा कब से कब शिक्षा पर्व 2021 का आयोजन किया गया? हाँ, सितंबर में है। डेट बताना है इसमें। आप बोलेंगे मैम, बोलिए। सही है, 5 सितंबर से 17 सितंबर। ठीक है। चलिए अगला बताइएगा ग्रुप ए से, बताइएगा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण करने की घोषणा की है? सही है, मध्य प्रदेश पहले यह था 14%। ठीक है। अगला बताएगा ग्रुप बी से, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस का मामला सामने आया? ठीक है, केरल के कोझिकोड में। यह वायरस चमगादड़ से इंसानों में प्रसारित होता है। ठीक है। अगला बताइए ग्रुप ए से, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नए बुखार का मामला सामने आया है, जिसे क्या नाम दिया गया? हाँ सही है, यह स्क्रब टाइफस रोग। हाँ, स्क्रब टाइफस रोग। ठीक है। अगला बताइएगा ग्रुप बी से, कहाँ के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? हाँ, भारतीय को कोई शहर है। ये 7 सितंबर को किया गया था। किस शहर में?
किस शहर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो प्रौद्योगिकी पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? हाँ, सही है, श्रीनगर। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से। चार सितंबर 2021 को भारत सरकार और कौन सा राज्य सरकार और कार्बी समूह के बीच कार्बी अंगलोंग शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सिर्फ एक राज्य सरकार का नाम बताना। सही है, असम सरकार। भारत सरकार, असम सरकार और कार्बी समूह के बीच हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने असम में स्थित किस अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है? सही है, दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, दीपोरबिल वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला बताएगा ग्रुप ए से। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? सही है, चंडीगढ़ में 24 मीटर ऊंचा है, जो 1 किलोमीटर क्षेत्र में, हाँ, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में वायु को शुद्ध करेगा। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से। अगला बताएगा ग्रुप बी से, किस कंपनी ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मिथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है? ग्रुप बी से। किस कंपनी ने हैदराबाद में देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की है? सही है, भेल। भेल है। ठीक है, चलिए बताएगा, यह संयंत्र उच्च राख वाले कोयले से प्रतिदिन कितना टन मिथेनॉल का उत्पादन करेगा? बोलिए। 0.25। हाँ, सही है, 0.25 सही है, टन। ग्रुप बी से बताइएगा अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वायुसेना के लिए राजस्थान के किस शहर के पास NH 925A पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? किस शहर के पास? तो राजस्थान तो बोली दी। काली 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 चलिए पास बोले। हाँ, बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर सही है। अगला बताएगा ग्रुप ए से, बताइए किसने अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया? सही है, नरेंद्र मोदी। यह भवन ग्रामीण छात्र छात्राओं को अलग अलग छात्रावास की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, तमिलनाडु सरकार ने किनकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? स्वामी नहीं है ये, नहीं ये वो है। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती। हाँ, इनकी स्वामी जयंती पर, पुण्यतिथि पर। अगला बताएगा ग्रुप ए से। हाँ, 11 सितंबर को, 11 सितंबर। हाँ, नीचे वाला पूछ रहे हैं। अगला बताएगा ग्रुप ए से, तमिलनाडु सरकार ने 17 सितंबर को ईवी रामास्वामी की जयंती पर कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? हाँ, सही है, सामाजिक न्याय दिवस। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप बी से, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया? ग्रुप बी से, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया?
पास बोलिए ग्रुप ए से। हाँ सही है, उत्तराखंड के रानीखेत में। ठीक है, अगला बताएगा ग्रुप ए से ही बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार लगातार तीसरी बार किस आईआईटी को ओवरऑल देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया? सही है, आईआईटी मद्रास। अगला बताएगा ग्रुप बी से। किस राज्य में साइबर अटैक को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? हाँ सही है, मध्य प्रदेश। अगला बताइए ग्रुप ए से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यही है, राजा महेंद्र करके। स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दोनों है। हाँ, राजा महेंद्र प्रताप सिंह है ना, स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ है ना समाज सुधारक भी है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अगला बताइएगा ग्रुप बी से। बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के एक कर दिया गया, नाम क्या है? संसद टीवी। ठीक है, अगला बताइएगा ग्रुप ए से। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। टाटा स्टील कंपनी ने भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र कहां स्थापित किया है? सही है, जमशेदपुर में। ठीक है, ग्रुप बी से बताइएगा यह संयंत्र प्रतिदिन कितना टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा? पॉइंट में नहीं, एक्यूरेट है। सही है, 5 टन। हाँ, 5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा। ऐसी तकनीक अपनाने वाली टाटा स्टील भारत की पहली कंपनी है। हाँ सही है, जो पहली आता है समझिए इम्पोर्टेंट है। अगला बताइएगा ग्रुप ए से। मुंबई के 12 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता को पवई झील के संरक्षण के लिए 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुना गया है। किसे? ठीक है, अयान सांकता। अयान सांकता, इसमें पड़ेगा पेज नंबर 77-78 एरुटेरिया करंट अफेयर्स में।